Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jayaprakash University, छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग BA पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडरी विषय हेतु एक महत्वपूर्ण प्रकरण जिसका विस्तार हम लोग देख चुके हैं, बहमनी एम्पायर या बहमनी साम्राज्य या बहमनी सल्तनत की स्थापना के क्रम में आज हम लोग उसके प्रशासन, साहित्य, कला इत्यादि के विषय में जो योगदान है उसके विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो आइए प्रकरण को शुरू करते हुए देखते हैं कि 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू नाम भी इसका मिलता है ने की। इस वंश के कुल 18 शासक हुए और 180 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्ला शाह या कलीमुल्ला। इन शासकों का हम लोग क्रम देख लिए हैं। अब हम इन बहमनी जो सल्तनत था उसके प्रशासन, साहित्य और कला के विषय में देखेंगे। हम जब बहमनी सल्तनत के प्रशासन को देखते हैं तो बहमनी सल्तनत के सुल्तान भी अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि ही समझते थे। ये अब्बासी खलीफा के अपने आप को अब्बासी खलीफाओं के प्रतिनिधि मानते थे और ये लोग नासिर ए अमीर उल मोमिनीन का उपाधि ग्रहण करते थे। इस तरह हम देखते हैं कि ये लोग शासन का जो स्वरूप था वो इस्लामिक आधार पे ही इन लोग का प्रशासन का स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलता है। जो केंद्रीय संरचना है इसमें सत्ता के शिखर पे सुल्तान विराजमान था और सुल्तान को कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और सैन्य इत्यादि प्रशासन का केंद्र बिंदु माना जाता था और इसके ही आदेश कानून बन जाते थे। इस प्रकार इसको सुल्तान को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त थी और वह विभिन्न मंत्रियों और मंत्रिपरिषदों इत्यादि के सहयोग से शासन करता था। उसके जो केंद्रीय प्रशासन का संचालन सामान्यतः 8 मंत्रियों के सहयोग से किया करता था, जिसमें वकील उस सल्तनत जो कि प्रधानमंत्री था और इसके जो सभी आदेश थे इसी के द्वारा पारित होते थे और सुल्तान की जो उसके पास सुल्तान की मुहर भी होती थी। कहने का अर्थ है कि यह प्रशासनिक और जो राजस्व दोनों तरह के कार्यों को भी देखता था। मीर जुमला वित्त मंत्री था। फिर इसी तरह एक अन्य अधिकारी वजीर अशरफ हुआ करता था जो विदेश मंत्री था। फिर और जो विदेश मंत्री था इसी के अधीन विदेश मामले तथा दरबार संबंधित मामलों के देखभाल करने का भी हम उल्लेख देखते हैं। फिर वजीर कुल, इसका कार्यक्षेत्र की परिभाषा बहुत सीमित है, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री यानी वकील को छोड़ के सभी के कार्यों का निरीक्षण परीक्षण करता था। फिर एक पेशवा नामक अधिकारी था, इसके भी कार्य के विषय में विशेष उल्लेख नहीं है। संभवतः यह वकील के साथ संयुक्त रूप से कार्य करता था। एक नाजिर नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है। यह जो था अर्थ विभाग से ही संलग्न एक महत्वपूर्ण विभाग था। कोतवाल जो है यह पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता था और इसका शांति और व्यवस्था स्थापित करना इसका कार्य था। फिर एक अन्य विभाग सदर ए जहां या राष्ट्रीय जहां का जो पद है वह हम देखते हैं। यह सुल्तान के पश्चात मुख्य न्यायाधीश का काम करता था। धार्मिक कार्यों, राज्य को दिए जाने वाले दान इत्यादि का व्यवस्था भी यही किया करता था।
इस तरह हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन, एक समृद्ध प्रशासन परंपरा का निर्माण बहमनी सुल्तानों ने किया था। जो प्रांत हैं उनको तरफ कहा जाता था और केंद्र कई प्रांतों में बटा होता था। जब हसन गंगू या बहमन शाह के समय में 4 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, गुलबर्गा, बीदर, दौलताबाद और तेलंगाना। इन प्रांतों को तरफ बोला जाता था। इसके मुखिया को तरफदार और राज्य में शांति व्यवस्था और लगान इत्यादि वसूल करने का कार्य यही संपादित करता था। फिर हम देखते हैं कि जो प्रांत थे वह सरकारों में बटे थे। सरकार परगनों में और परगना गाँवों में। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव थी। इस तरह हम देखते हैं कि बहमनी सुल्तानों का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह केंद्र, प्रांत और स्थानीय रूप भागों में बटा था, जिसमें सर्वोच्च स्तर पे केंद्र में सुल्तान था और निम्न स्तर पे गांव का पदाधिकारी होते थे। अब अगर हम बहमनी साम्राज्य के साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान है उसके विषय में चर्चा करें तो देखते हैं कि बहमनी जो सल्तनत के सुल्तान हैं इन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया। अरबी फारसी विद्वानों को विदेशों से आमंत्रित किए, उन्हें बसाए और उनसे उनकी रचनाओं से बहमनी जो वंश है वह संस्कृति, दक्षिण भारत में संस्कृति का केंद्र बन गया था। हम देखते हैं कि अरबी, फारसी इत्यादि विद्वानों की बहुलता बहमनी साम्राज्य में हुआ करती थी। जो एक विद्वान है, जो प्रधानमंत्री के रूप में 2 लोगों का उल्लेख हम देखते हैं कि फजलुल्लाह इंजू तथा महमूद गवाह। 2 लोगों के प्रयास, जो दोनों प्रधानमंत्री थे, इन लोगों के प्रयास से बहमनी राज्य में इस्लामिक संस्कृति, जो बहमनी राज्य है वो इस्लामिक संस्कृति का केंद्र बन गया था। फिर हम आगे देखते हैं कि जो ताजुद्दीन फिरोज शाह था स्वयं एक बहुत ही विद्वान सुल्तान था। सुल्तान अहमद शाह के समय में हम देखते हैं कि गुजरात के प्रसिद्ध जो अरबी भाषा के जानकार थे मोहम्मद आलम खाजेमी, उनको दक्कन में आमंत्रित किया गया और बसाया गया। सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज शाह स्वयं विद्वान था, विद्वानों का संरक्षण भी करता था। इसी के समय में हम देखते हैं कि जो प्रसिद्ध सूफी संत गेसुदराज, जिन्हें दक्षिण भारत में दक्कनी भाषा या उर्दू भाषा का जनक कहा जाता है, इन्होंने फारसी लिपि में उर्दू भाषा का एक जो की रचना है मीरात उल आस्की की रचना की थी और ये उर्दू जगत के लिए एक क्लासिक रचना साबित हुई। फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह द्वितीय के समय में ईरान के प्रसिद्ध कवि हफीज को उपहार भेजा और उसे दरबार में बुलाया। बहमनी शासकों के समय में उर्दू भाषा आम जन की भाषा बन गई। इस प्रकार इन लोगों का साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही योगदान रहा। कला के क्षेत्र में देखें तो इस समय जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय दौलताबाद राजधानी बनी तो जो हिंदू इस्लामी, इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्ट का एक मॉडल विकसित हुआ, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला की जो एक शैली विकसित हुई, वह दक्षिण या दक्कन क्षेत्र में पहुंची। और जब बहमन शाह ने गुलबर्गा को राजधानी बनाया तो उसका अहसानाबाद नाम रखा और यहाँ बहुत सारे निर्माण किए, जिसमें हम देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का जो समन्वित संस्कृति है वह देखने को मिलती है। फिर भी हम इसमें बहमनी राज्य में जो हिंदू इस्लामिक कल्चर का विकास था वह आगे तक तो जारी रहा, लेकिन इसको 2-3 चरणों में हम देख सकते हैं, जिसमें कभी हिंदू मुस्लिम इंडो इस्लामिक कल्चर डोमिनेट था, प्रभावी था, तो कभी दूसरे चरण में फारसी कल्चर का प्रभाव था। फिर हम देखते हैं कि एक देशज जो विदेशी और जो स्थानीय शैली है उसको मिला के एक दक्कनी शैली का विस्तार हुआ। इसे 3 चरणों में देख सकते हैं। प्रथम चरण हम देखते हैं गुलबर्गा, जब गुलबर्गा राजधानी हुआ करती थी तो उस समय हम देखते हैं कि गुलबर्गा में बहुत सारे इमारत और मकबरों का निर्माण किया गया, जिससे एक इंडो इस्लामिक कल्चर का विकास हुआ। इसमें हम देखते हैं कि जो बहमन शाह का मकबरा है उसमें फारसी शैली का पुट आने लगा और इसमें गहरी नीली पट्टी
का प्रयोग हुआ जो विदेशी प्रभाव को दर्शाता है, और यह प्रभाव आने वाले समय में बढ़ता चला गया, जिससे इंडो इस्लामिक कल्चर जो संस्कृति विकसित हो रही थी कला और वास्तुकला के क्षेत्र में, वह प्रभावित हुई थी। गुलबर्गा में जो जामा मस्जिद का जो चौकोर आधार तथा चौड़ी फैली हुई मेहराबें हैं, दक्षिण में के एक नई शैली के विकास का प्रारंभ मानी जा सकती हैं। फिर हम देखते हैं कि जो ताजुद्दीन फिरोज शाह था, उसने फिरोजाबाद नामक, भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना करवाई, जो फतेहपुर सीकरी जैसा जो सम्राट अकबर ने कराया था, उसी जैसा मॉडल यहाँ देखने को मिलता है। भीमा नदी किनारे फिरोजाबाद का नगर निर्मित कराया था फिरोज शाह ने। फिर हम देखते हैं कि जो मुजाहिद शाह है या दाऊद शाह, इन लोगों का हफ्त गुंबद या 7 मकबरे की जो भवन थी, इमारत थी, इसमें हिंदू स्थापत्य का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। फिर जब बीदर दूसरा चरण शुरू हुआ, बीदर जब राजधानी हो गई बहमनी सुल्तानों की, जो अहमद शाह प्रथम समय में बीदर राजधानी बन गया, और इसमें बीदर में बहुत सारे विशाल किलों, मस्जिदों इत्यादि का निर्माण हुआ। जो महमूद गवां था, उसने बीदर में फारसी शैली पे बहुत सारे मकबरे और मस्जिदों का निर्माण कराया था। फिर हम यहाँ एक चीज तत्व देखते हैं कि जो इसकी मस्जिद है, इसमें फारसी शैली की बहुलता देखने को हमें मिलती है, और जो उत्तरवर्ती बहमनी शासक हुए उनमें, उनके मकबरे में हम देखते हैं कि जो इंडो इस्लामिक कल्चर है उसके तत्व भी बहुत ही स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। जो दिल्ली जो अहमद शाह का जो मकबरा बना था, उसमें दिल्ली के गोल जो सपाट गुंबज हुआ करते थे, और फारसी शैली जो गोल कोड़ी गुंबजों का स्वरूप था उनका, और दिल्ली के सपाट गुंबजों का मिश्रण भी हमें देखने को मिलता है। जो बीदरकालीन स्थापत्य कला का चरण है बहमनी साम्राज्य में, इसका जो सबसे सुंदर उदाहरण है द्वितीय चरण का, वह बीदर के किला में 16 खंभों वाला मस्जिद है। फिर हम एक तीसरे चरण को देखते हैं, जो बहमनी राज्य के उत्तरवर्ती राज्यों में देखने को मिलता है इस कला का विकास। इसमें हमें फारसी और देशज शैली के मिश्रण से एक दक्कन शैली का विकास देखने को मिलता है, और इसमें हिंदू इस्लामिक जो शैली थी वह परिपक्व अवस्था में दृष्टिगत होती है। जो दौलताबाद है उसकी इमारतों और भवनों में जो हिंदू वास्तु शिल्पकला की विशेषताएं थी, कूट कूट के भरी थी। फिर भी हम 1445 ईस्वी में जो चांद मीनार दौलताबाद में बना था, उसमें कुछ फारसी तत्वों की विशेषता भी देखते हैं। इस प्रकार जो बहमनी साम्राज्य का कला और वास्तुकला के क्षेत्र में देशज और विदेशी तत्व को जोड़ के दक्षिणी शैली का विकास, और इंडो इस्लामिक कल्चर जो हिंदू इस्लामी संस्कृति का स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास हुआ, इन दोनों का समन्वय और विकास देखते हैं। इस प्रकार हम संक्षिप्त में बहमनी साम्राज्य के प्रशासन, उसके कला एवं वास्तुकला और साहित्य की चर्चा कर लिए, और इसी के साथ हमारा यह जो प्रकरण भी पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।